Okay, in this lecture we will study about the tilt angle. तो टिल्ट एंगल को समझने के लिए हमें सबसे पहले वेव फ्रंट समझना ज़रूरी है। तो ये आपके सामने एक साइकिल है और इस साइकिल की एक साइकिल की लेंथ को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 0 डिग्री, और यहाँ पे कितना होगा 90, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ 360 डिग्री। तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, लैम्डा लेंथ के लिए कितने का रोटेशन, 2 पाई का रोटेशन। यूनिट लेंथ के लिए कितने का रोटेशन हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा। इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो आर लेंथ के लिए कितने का रोटेशन हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू आर। तो या कि बीटा इंटू आर, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। लैम्डा लेंथ के लिए 2 पाई का रोटेशन, यूनिट लेंथ के लिए 2 पाई बाई लैम्डा का, आर लेंथ के लिए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू आर। इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा इंटू आर, या कि हम फेज बोलते हैं। यानी कि मुझे यहाँ से ये समझ में आया कि बीटा का आर में मल्टीप्लिकेशन क्या प्रोड्यूस करता है, फेज प्रोड्यूस करता है। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे एक सोर्स है जो कि एनर्जी एमिट कर रहा है। आर डिस्टेंस पे एक आप स्फेयर को कंसीडर करिए, एक सरफेस को कंसीडर करिए। ये एक्चुअली में 3 डायमेंशनल फिगर है। यहाँ पर आर डिस्टेंस पे एक स्फेयर कंसीडर कर लिया। स्फेयर पे रेडियस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आर डिस्टेंस पे यहाँ पर इस पॉइंट पर फेज़ कितना होगा, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस में बीटा का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, फेज़ प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर फेज़ कितना होगा, बीटा इंटू आर। यहाँ पे फेज़ बीटा इंटू आर, यहाँ पे भी फेज़ बीटा इंटू आर, यहाँ पे फेज़ बीटा इंटू आर। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी सरफेस है जहाँ पर फेज़ की वैल्यू बीटा इंटू आर है। तो दूसरे वर्ड्स में आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा सरफेस है जहाँ पर फेज़ कैसा है, कांस्टेंट है। ऐसी सरफेसेस जहाँ पे फेज़ क्या हो, कांस्टेंट हो, ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। तो ये वेव फ्रंट किस तरीके का दिख रहा है, स्फेरिकल तरीके का दिख रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो कंक्लूजन क्या है, वेव फ्रंट्स आर नथिंग बट दे आर कांस्टेंट फेस सरफेस। और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक आपके पास सोर्स है। ये सोर्स कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। तो चलिए दूसरे तरीके के भी वेव फ्रंट्स को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स की टेंडेंसी क्या है, इट एमिट्स द एनर्जी, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोट्रोपिक रेडिएटर। तो ये डिस्टेंस कितनी आर, ये डिस्टेंस कितनी आर। ए पॉइंट पे फेस कितना होगा, बीटा इंटू आर। बी पॉइंट पे फेस कितना होगा, बीटा इंटू आर। यहाँ पर फेस कितना होगा, बीटा इंटू आर। तो कैन आई से कि इट इज़ नथिंग बट इट्स अ कांस्टेंट फेस सरफेस। ये कांस्टेंट फेस सरफेस तो है ही, तो क्या मैं इसको वेव फ्रंट बोल सकता हूँ। ये वेव फ्रंट कैसा दिख रहा है, स्फेरिकल नेचर का दिख रहा है, इसलिए मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट कहूँगा। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये पॉइंट सोर्स रिस्पॉन्सिबल है। पॉइंट सोर्स प्रोड्यूसेस स्फेरिकल वेव फ्रंट। मान लीजिए आपके पास एक लाइन सोर्स है, लाइन के चारों तरफ आप एक सिलेंडर को बनाइए। इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, रो है। तो इस पॉइंट पर, इस सिलेंडर के सरफेस पर फेज़ कितना होगा, बीटा इंटू रो। इस पॉइंट पे बीटा इंटू रो, इस पॉइंट पे बीटा इंटू रो। कहीं भी सिलेंडर के सरफेस पे चले जाइए, बीटा इंटू रो क्या होगा, फेज़ होगा। तो आप ये देखिए, क्या इस सिलेंडर की सरफेस पे, इस सिलेंडर की सरफेस पे आपको फेज़ कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो इसको क्या मैं बोलूँगा, जहाँ पर मुझे फेज़ कैसा दिखे, कांस्टेंट मिले जिस सरफेस पे, उस सरफेस को मैं क्या बोलूँगा, वेव फ्रंट बोलूँगा। और ये वेव फ्रंट किस नेचर का दिख रहा है, सिलेंड्रिकल नेचर का दिख रहा है। तो मतलब लाइन सोर्स प्रोड्यूसेस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ वेव फ्रंट दैट इज़ प्लेन वेव फ्रंट। इस प्लेन पर
इस प्लेन पर फेज की वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, दैट्स वाई वी से इट्स अ प्लेन वेव फ्रंट। मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ कि वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस है जहाँ पे फेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इन द केस ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपगेशन आपने देखा होगा कि ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक वेव मूव कर रही है जहाँ पे प्लस माइनस ऐसे चार्ज हैं। तो अर्थ का सरफेस किसकी तरीके से काम करता है, कंडक्टर की तरीके से काम करता है। तो क्या हम इस तरीके के चार्ज ऐसा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने आपको इमेज थ्योरी सिखाई है। इमेज थ्योरी में यदि ऊपर प्लस चार्ज है तो नीचे माइनस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे यदि ये चार्जेस मूव करेंगे तो चार्जेस का मूवमेंट क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। तो आप देखिए जो भी आपने इमेज चार्जेस बनाए हैं, यदि ये मूव करेंगे तो चार्जेस का मूवमेंट क्या जनरेट करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। इसको कैसे बनाना है, इमेज थ्योरी से बनाना है। पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा कि हाउ कैन वी अप्लाई द इमेज थ्योरी। तो if there is movement of charge carrier and movement of charge carrier is, produces the current, so this is induced current। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। तो आप याद करिए कि किसी भी ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में हम जो अपना एंटीना है उसका ओरिएंटेशन वर्टिकल रखते हैं और उसको जो इंस्टॉल करते हैं नियर टू ग्राउंड करते हैं। तो व्हाट वाज द सरफेस वेव? सरफेस वेव एक ऐसी वेव थी जहाँ पर एक ऐसी वेव जो कि अर्थ के सरफेस के अलोंग चलती है और वर्टिकल डायरेक्शन पे उसका क्या होता है, एटीन्यूएशन होता है। तो एटीन्यूएशन का रूट कॉज क्या था? एटीन्यूएशन का रूट कॉज ये है कि अर्थ हमारा किसकी तरीके से काम करता है, लीकी कैपेसिटर की तरीके से काम करता है। तो आप सोच के ये देखिए कि दिस वाज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द लीकी कैपेसिटर विच कंटेन्स कैपेसिटर एज वेल एज रजिस्टर। तो आप देखिए कि अर्थ में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, इंड्यूस करंट हो रही है फ्लो। तो ये करंट कैपेसिटर से भी पास होगी और रजिस्टर से भी पास होगी। यदि इस रेजिस्टेंस से पास हुई करंट तो I² R लॉस होगा। और रेजिस्टेंस हमारा एक तरीके का लॉसी एलिमेंट है जो कि हीट के फॉर्म पर एनर्जी को डेसिपेट कर देगा। बिकॉज ऑफ डेसिपेशन ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, आप देखिए एनर्जी डेसिपेट हो रही है, तो इसलिए ये इस वेव का क्या हो रहा है, एटीन्यूएशन हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं वेव फ्रंट की। तो ये हमारा एक ट्रांसमीटर है अर्थ के सरफेस पे, इसका ओरिएंटेशन कैसा है, वर्टिकल है। तो इन्हीं सब कंसेप्ट्स को अब हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये डिस्टेंस कितनी r, तो क्या मैं इसको कांस्टेंट फेज सरफेस बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको वेव फ्रंट बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। यहाँ पे देखिए अर्थ की सरफेस पे देखिए, अर्थ बेसिकली कहा जाए तो अर्थ हमारा एक इम्परफेक्ट कंडक्टर होता है। परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता, इम्परफेक्ट कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वेव फ्रंट यहाँ पे जब टर्मिनेट हुआ, ये देखिए वेव फ्रंट जहाँ पे टर्मिनेट हुआ तो वर्टिकल से कुछ एंगल बना रहा है। वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन जो रेड कलर की है उससे कुछ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। और इसी एंगल को हम बोलते हैं टिल्ट एंगल बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये ऑरेंज कलर का मैंने बनाया, ये ऑरेंज कलर का, ये ऑरेंज कलर का। जैसे जैसे वेव फ्रंट आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब ये वेव फ्रंट आगे बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे, तो आप देख रहे हैं कि ये थीटा जो है वो टिल्ट एंगल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम चलिए देखते हैं। अच्छा ये देखिए एक चीज़ और नोटिस करिए कि एंटीना का ओरिएंटेशन कैसा, वर्टिकल है, तो प्रोड्यूस पोलराइजेशन कैसा होगा, वर्टिकल पोलराइजेशन होगा। यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे वेव फ्रंट क्या हो रहे हैं, वेव फ्रंट एक्चुअली में सीधा टर्मिनेट होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, वर्टिकली टर्मिनेट होना चाहिए था, लेकिन ये क्या बना रहा है, कुछ थोड़ा सा एंगल बना रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये देखिए। किसी भी परफेक्ट कंडक्टर में इस प्रॉपर्टी को देखिए, किसी भी परफेक्ट कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट परपेंडिकुलर होता है। तो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम नॉर्मल कंपोनेंट बोलते हैं
और जो अर्थ कंडक्टर के पैरेलल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं। तो आप देखिए कि हमेशा किसी भी परफेक्ट कंडक्टर में टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेकिन अब आप अर्थ के सरफेस को देखिए, अर्थ के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है। और यही एक वजह है, देखिए आप, यदि ये यहाँ से एंगल थीटा बनाएगा, एंगल थीटा बनाएगा तो क्या इस एंगल थीटा, ये वर्टिकल से वो जो डैश डैश ये वाली लाइन है इससे थीटा बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो आप सोच के देखिए कि ई साइन थीटा किसके पैरेलल हो गया, कंडक्टर के पैरेलल हो गया। ई साइन थीटा किसके पैरेलल हो गया, कंडक्टर के पैरेलल हो गया। तो क्या मैं ई साइन थीटा को टेंजेंशियल कंपोनेंट बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ई साइन थीटा तो क्या हो गया, बेसिकली शॉर्ट हो गया, मतलब ये तो ख़त्म हो जाएगा ई साइन थीटा। चलिए और भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ई कॉस थीटा कैसा कंपोनेंट होगा, नॉर्मल कंपोनेंट होगा। ई साइन थीटा कैसा कंपोनेंट होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। कंडक्टर में टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, जीरो होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने एक फिगर बनाया है, ये अर्थ का कर्वेचर है, ये अपना एंटीना इंस्टॉल किया है, नियर टू अर्थ इंस्टॉल किया है। इसका पोलराइजेशन कैसा है, वर्टिकल है, वर्टिकल पोलराइजेशन है। ये सक्सेसिव, ये वेव फ्रंट है, ये देखिए ये जो रेड वाला है वेव फ्रंट है, ये ग्रीन वाला है ये वेव फ्रंट है, ये ग्रीन वाला है वेव फ्रंट है। लेकिन ये जो डैश 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 लाइन है ये सब नॉर्मल है। आप देखिए नॉर्मल बना के रखा है, थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे वेव फ्रंट्स आगे बढ़ती जा रही हैं, ये देखिए ये वेव फ्रंट है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये आगे बढ़ा, ये और आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, तो ये आपका ये जो एंगल थीटा है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक टेबल मैंने बना के रखी है। आप सोच के देखिए यदि थीटा स्मॉल है, थीटा छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ई कॉस थीटा ज़्यादा होगा, ई साइन थीटा कम होगा, क्योंकि थीटा की स्मॉल वैल्यू के लिए कॉस वाला कंपोनेंट ज़्यादा होता है, साइन वाला कंपोनेंट कम होता है। आप देखिए थीटा को धीरे धीरे बढ़ाइए, तो जब आप थीटा को इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कम होता जाएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट इंक्रीज करता जाएगा। आप चाहें तो एक टेबल बना लीजिए, थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे डिग्री रखते चलिए, आपको उस टेबल में वैसे ही समझ में आ जाएगा। थीटा 0 है तो कॉस थीटा वाला ई हो जाएगा, साइन थीटा वाला 0 हो जाएगा। 30 डिग्री पे आप कर लीजिए, 45 डिग्री पे कर लीजिए, 60 डिग्री पे कर लीजिए। मतलब कि जैसे जैसे एंगल थीटा बढ़ता जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट वाले कंपोनेंट की ये इस ई साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ई साइन थीटा कैसा कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है, यदि इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये वैल्यू, ये ई साइन थीटा किसके पैरेलल है, कंडक्टर के पैरेलल है, इसकी वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, तो ये क्या होता जाएगा, और शॉर्ट होता जाएगा। क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो अब आप उस पोलराइजेशन को रिकॉल करिए, किसी भी पोलराइजेशन के लिए, चाहे इलिप्टिकल हो या सर्कुलर पोलराइजेशन हो, तो इलिप्टिकल पोलराइजेशन में आप याद करिए कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक E1 और E2, और दोनों के बीच में क्या होता है, एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप क्या बोलेंगे कि E1 E2 दो फील्ड कंपोनेंट हैं, तो आप इसी तरीके से कंपेयर करिए, ये कौन सा सरफेस है, ये अर्थ का, ये कौन सा सरफेस है, अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस पे क्या मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सही बनाया है, बिल्कुल सही बनाया है। एंगल बना रहा है कुछ, क्योंकि अर्थ का सरफेस एक इम्परफेक्ट कंडक्टर है। तो यहाँ से एंगल थीटा बनाया, तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो क्या मैं ई कॉस थीटा को E1 जैसे मानूं और ई साइन थीटा को E2 जैसे मानूं? क्या दो कंपोनेंट मिल गए? बिल्कुल मिल गए। मतलब यहाँ पे कौन सा पोलराइजेशन आ जाएगा? सर्कुलर पोलराइजेशन आ जाएगा। आपने जो अपनी स्टोरी स्टार्ट की थी, ये एंटीना वर्टिकल था, वर्टिकल पोलराइजेशन से हम कहाँ पर पहुँच गए? इलिप्टिकल पोलराइजेशन की तरफ पहुँच गए। यहाँ पे आपका पोलराइजेशन कैसा हो जाएगा? इलिप्टिकल पोलराइजेशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट मिल गए, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया।
तो अब हम क्या बोलेंगे, क्या मैं ई कॉस थीटा को वर्टिकल बोल दूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। ई साइन थीटा को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल दूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। आप सोच के देखिए, ई कॉस थीटा कहाँ पर होगा? फ्री स्पेस पे होगा। और ई साइन थीटा किसके अलोंग होगा? अर्थ के सरफेस के अलोंग होगा। प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना है कि ई कॉस थीटा कहाँ पर होगा? फ्री स्पेस पे। और ई साइन थीटा कहाँ पर होगा? अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ होगा। इसको याद रखना है। तो आप देखिए, आपकी स्टोरी वर्टिकल पोलराइजेशन से स्टार्ट हुई और इस एंगल के बनने की वजह से जो पोलराइजेशन कैसा हो गया? इलिप्टिकल पोलराइजेशन जैसा हो गया। तो आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए, ये वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ पर है? फ्री स्पेस पे है। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ? अलोंग द अर्थ सरफेस है। तो आप देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ पर है? फ्री स्पेस पे। फ्री स्पेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर होता है। तो मीटर मीटर कैंसिल आउट, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर इज़ नथिंग बट इट्स अ इम्पीडेंस। मतलब फ्री स्पेस पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों का रेशियो क्या प्रोड्यूस करेगा? इम्पीडेंस प्रोड्यूस करेगा। तो ये इम्पीडेंस किसका है? फ्री स्पेस का है। तो ईवी अपॉन एच किसका इम्पीडेंस? फ्री स्पेस का। तो फ्री स्पेस में कौन कौन से पैरामीटर्स प्रेजेंट होते हैं? म्यू प्रेजेंट होता है और एप्सिलॉन प्रेजेंट होता है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्या सिग्मा प्रेजेंट होता है? तो आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, किसी भी मीडियम में तीन चीज़ प्रेजेंट होती हैं, सिग्मा, म्यू और एप्सिलॉन। फ्री स्पेस के लिए सिग्मा की वैल्यू 0 होती है और म्यू की वैल्यू म्यू नॉट, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट। ये किसके केस के लिए है? फ्री स्पेस के लिए है। तो आप ये देखिए कि ये तीनों चीज़ें सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो यहाँ पे किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। तो ये इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखिए तो फ्री स्पेस का जो इम्पीडेंस होगा वो 120 पाई होगा। और आपने कभी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ज़रूर भी देखा होगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट में हम फ्री स्पेस पे ही क्यों इंटरेस्टेड थे? उसके पीछे रीज़न था। क्या रीज़न था? ये वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ पर प्रेजेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट इज़ प्रेजेंट इन द फ्री स्पेस। दैट्स वाई हमने जो फील्ड कंसीडर किया, किसकी किया? फील्ड कहाँ की कंसीडर किया? फ्री स्पेस की कंसीडर किया। तो फ्री स्पेस पे सिग्मा की वैल्यू क्या है? 0 है। म्यू की वैल्यू म्यू नॉट, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ई साइन थीटा किसके अलोंग प्रेजेंट है? अर्थ सरफेस के अलोंग प्रेजेंट है। तो हमारा जो अर्थ है वो किसकी तरीके से एक कैसा मीडियम है? हमारा जो अर्थ है वो एक लॉसी मीडियम है। तो फिर से मैं बोलता हूँ कि एक कोई भी मीडियम है वो किससे किससे डिफाइन होता है? सिग्मा, म्यू, एप्सिलॉन। आप देखिए कि अर्थ में क्या प्रेजेंट होगा? सिग्मा भी प्रेजेंट होगा, एप्सिलॉन भी प्रेजेंट होगा। मैंने आपको अभी पिछले पेजेस में भी बताया कि अर्थ हमारा एक इम्परफेक्ट कंडक्टर है। इम्परफेक्ट कंडक्टर होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल से कुछ एंगल बना लेता है। आप हमेशा याद रखना, इम्परफेक्ट कंडक्टर में ऐसी ही कंडीशन मिलेगी कि नॉर्मल से कुछ ना कुछ एंगल बना लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इम्परफेक्ट कंडक्टर के केस में। तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो EH। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है ZS और JS। ZS EH किसके अलोंग है? अर्थ सरफेस के अलोंग है। अर्थ सरफेस है तो पक्की बात है वहाँ पे कंडक्टिव नेचर का है अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे ZS क्या लिखा? सरफेस इम्पीडेंस है। और JS क्या है? करंट डेंसिटी है। तो देखिए, फ्री स्पेस के केस में इन दोनों चीज़ों को कंसीडर नहीं किया था। फ्री स्पेस में क्या प्रेजेंट होता? म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अर्थ का सरफेस किसकी तरीके से काम कर रहा है? कंडक्टर की तरीके से काम कर रहा है। तो यदि ये सरफेस है तो यहाँ पे सरफेस इम्पीडेंस होगा। यदि यहाँ पे करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे करंट डेंसिटी होगी। तो ये JS क्या है? करंट डेंसिटी है, सरफेस करंट डेंसिटी है। तो चलिए आपको थोड़ा सा और भी चीज़ें मैं रिकॉल करा देता हूँ कि किसी भी लॉसी मीडियम के लिए जो इम्पीडेंस होता है वो कैसे देते हैं? अंडर रूट J ओमेगा म्यू ओवर सिग्मा प्लस J ओमेगा एप्सिलॉन, लॉसी मीडियम के लिए। तो हमारा अर्थ किसकी तरीके से काम कर रहा है? लॉसी मीडियम की तरीके से काम कर रहा है।
तो ये अर्थ के लिए हमारा जो इम्पीडेंस है वो कुछ ऐसा दिखेगा, लॉसी मीडियम है। अच्छा, मान लीजिए फ्री स्पेस की बात करते हैं, तो फ्री स्पेस के केस में क्या होता है, सिग्मा की वैल्यू क्या होती, जीरो होती। तो सिग्मा की वैल्यू आप जीरो रख दीजिए, तो जे ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, म्यू एप्सिलॉन। तो अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, लॉसलेस मीडियम हो जाएगा। तो ये टर्म कभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा कि इम्पीडेंस ऑफ द लॉसी मीडियम इज़ गिवन बाय दिस वन। और यदि लॉसलेस होता तो सिग्मा की वैल्यू जीरो होती, तो ये क्या मिलता, अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन मिल जाता। मतलब हमारा जो फ्री स्पेस था वो किसकी तरीके से हम एज्यूम कर रहे थे, लॉसलेस मीडियम की तरीके से एज्यूम कर रहे थे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ें हमने निकाल ली है। एक तो वर्टिकल कंपोनेंट ई वी इज इक्वल टू क्या निकाला था पिछले पेजेस में, आप ई वी इज इक्वल टू आपने निकाला था ई वी अपॉन एच इज इक्वल टू ईटा नॉट निकाला था। और ई एच इज इक्वल टू क्या बोला था, जेड एस इंटू जे एस ऐसा करके बोला था। तो आप इन दोनों का रेशियो लीजिए, ई एच अपॉन ई वी का रेशियो लीजिए, ई एच इससे ई एच अपॉन ई वी का रेशियो लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ई वी ये ई वी को क्या लिख सकते हैं, ई वी इज इक्वल टू एच इंटू ईटा नॉट। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो ई एच अपॉन ई वी आएगा, ई एच अपॉन ई वी मतलब जेड एस डॉट जे एस ओवर एच डॉट ईटा नॉट आएगा। अच्छा, सबका हम एक बार यूनिट चेक करते हैं। जेड एस क्या है, इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस का यूनिट ओम। ये क्या है, करंट डेंसिटी, कौन सी करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी, कहाँ पर फ्लो होगी, अर्थ की सरफेस पे फ्लो होगी। जेड एस किसका इम्पीडेंस है, सरफेस इम्पीडेंस है, तो इसका यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर। एच का यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। ईटा नॉट क्या है, ओम। ये क्या है, इम्पीडेंस है, ईटा नॉट किसका इम्पीडेंस है, फ्री स्पेस का, अभी पिछले पेजेस में कैलकुलेट किया। तो ओम एम्पियर पर मीटर, इन दोनों का यूनिट क्या है, सेम आ रहा है। तो इन दोनों को क्या मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया तो मेरे को क्या मिला, जेड एस अपॉन ईटा नॉट, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा नॉट। जेड एस क्या है, सरफेस का इम्पीडेंस है, जेड एस क्या है, सरफेस का इम्पीडेंस है। कौन सी सरफेस, अर्थ की सरफेस। अर्थ किसकी तरीके से काम करता है, लॉसी मीडियम की तरीके से काम करता है। और लॉसी मीडियम के लिए मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है, ईटा जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो ये क्या है, ये किसका इम्पीडेंस है, अर्थ की सरफेस का इम्पीडेंस है। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मीडियम कैसा है, लॉसी है। तो यहाँ पे जेड एस की वैल्यू रख दीजिए। अब क्या करना है आपको, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको रैशनलाइज करिए। यहाँ पे इस इक्वेशन में रैशनलाइज करिए, सिग्मा माइनस जे ओमेगा अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा 1 ओवर ईटा नॉट। तो नीचे क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन। तो इसमें आप देखिए, ये रियल पार्ट की वैल्यू ये है और इमेजनरी पार्ट की वैल्यू ये है। तो क्या आप थीटा निकाल सकते हैं, ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। इन दोनों का रेशियो लीजिए, तो इन दोनों का रेशियो क्या आया, टेन इनवर्स सिग्मा बाई ओमेगा म्यू आया। तो ये थीटा क्यों कैलकुलेट किया, ये थीटा इसलिए हमने कैलकुलेट किया, ये थीटा ही तो हमारा क्या था, टिल्ट एंगल था। आप याद करिए, अब मैंने जो टिल्ट एंगल का बताया था, ये इस थीटा को ही हम क्या बोल रहे थे, इस थीटा को ही क्या बोल रहे थे, टिल्ट एंगल बोल रहे थे। ये टिल्ट एंगल क्यों आया, आप सोच के देखिए। ये टिल्ट एंगल इसलिए आया क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो किसकी तरीके से काम कर रहा है, इम्परफेक्ट कंडक्टर की तरीके से काम कर रहा है। अर्थ के पास सिग्मा होगा, आप सोच के देखिए, यदि सिग्मा की वैल्यू जीरो हो जाए, तो ये सिग्मा की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब थीटा जीरो, मतलब ये कंपोनेंट कैसा होगा, प्योरली क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो आप इसमें मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रियल का स्क्वायर इमेजनरी का स्क्वायर। तो ये आपको मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो म्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस
सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा बाय अप्लाइंग द सिंपल कंसेप्ट। तो सो रिकॉल करिए पूरी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम कि कौन सी चीज़ें क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो सबसे पहले हमारी जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो वेव फ्रंट से स्टार्ट हुई थी। वेव फ्रंट क्या कहलाता है? वेव फ्रंट क्या कहलाता है? एक कांस्टेंट फेज सरफेस को वेव फ्रंट कहते हैं। और ये किस तरीके का वेव फ्रंट होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट को किसने प्रोड्यूस किया? पॉइंट सोर्स ने। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को किसने प्रोड्यूस किया? एक लाइन चार्ज ने प्रोड्यूस किया। ये कैसी वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अर्थ पर ऐसे चार्जेस इंड्यूस कर देते हैं, ये सरफेस वेव होती है। एटीन्यूएशन होता है। एटीन्यूएशन की वजह क्या थी? हीट के फॉर्म पे एनर्जी डेसिपेट हो जाती है। और फिर इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ये एक ट्रांसमीटर है। कहाँ पर लोकेटेड है? नियर टू अर्थ लोकेटेड है। ये यहाँ पे ये क्या वेव फ्रंट है? वेव फ्रंट की टिल्टिंग हो रही है। ये एंगल थीटा है। ये एंगल थीटा है। इसके साथ साथ फिर मैंने आपको ये भी बताया कि किसी भी परफेक्ट कंडक्टर और इम्परफेक्ट कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। परफेक्ट कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल, इम्परफेक्ट कंडक्टर इम्परफेक्ट में थीटा होगा तो एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा और एक नॉर्मल कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पे दो तरीके के फील्ड मिल गए, मतलब दो तरीके के फील्ड और एंगल 90 डिग्री, मतलब पोलराइजेशन कैसा हो जाएगा? इलिप्टिकल हो जाएगा। दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, याद करिए। तो वर्टिकल से कहाँ पे पहुँच गए? इलिप्टिकल में पहुँच गए। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ पर प्रेजेंट है? फ्री स्पेस पे प्रेजेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द सरफेस है। और हमारा अर्थ कैसा है? लॉसी कंडक्टर है। ये ई एच इजिकल टू जेड एस इंटू जे एस। जेड एस क्या है? सरफेस का इम्पीडेंस है। जे एस क्या है? हमारा करंट डेंसिटी है। दोनों का यदि आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो इम्पीडेंस मिलेगा। किसी भी हमारा जो अर्थ है वो कैसे बिहेव करता है? लॉसी मीडियम के तरीके से बिहेव करता है। लॉसी मीडियम के लिए सिग्मा हम इस तरीके से देखते हैं, सॉरी ईटा इस तरीके से देते हैं। और हमने एट लास्ट क्या कैलकुलेट किया? एट लास्ट हमने जो कैलकुलेट किया है वो हमने कैलकुलेट किया क्या? वो हमने कैलकुलेट किया ये थीटा। तो ये थीटा क्या है? टिल्ट एंगल है। तो फाइनली होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा और व्हाट इज़ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की टिल्टिंग क्यों हुई? इम्परफेक्ट कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो होपफुली आपको ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।